माननीय विधायकों के लिए आरक्षित हैं। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि जो हमारे आमंत्रित विधायकगण हैं उनके बैठने के लिए वो स्थान आरक्षित है, इसलिए अन्य कोई व्यक्ति अगर वहां बैठा हो तो उसे खाली कर दें, आप किसी और जगह अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। हमारे मीडिया इनक्लोजर में मीडिया के साथियों के लिए कितनी बड़ी संख्या में ये यहां हमारे प्रदेश स्तर के, हमारे राजधानी स्तर से या राष्ट्रीय स्तर के मीडिया के प्रतिनिधि भी यहां उपस्थित हैं और ये सारा प्रसारण तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आप जानते हैं कि लाइव जा रहा है। देश और दुनिया भर में इसे देखा जा रहा है। इसलिए इस कार्यक्रम की गरिमा को और इसकी सफलता को सुनिश्चित करना देवियों सज्जनों ये आपके और हमारे हाथ में है और इसलिए हम मिलकर अंबाला की इस ऐतिहासिक धरती पर जो ये ऐतिहासिक आयोजन आज हो रहा है उसमें अपनी उपस्थिति से इसकी गरिमा को भी बढ़ाएंगे। अपने अनुशासन के भाव से, संयम के भाव से, धैर्य के साथ यह सुनिश्चित करेंगे कि ये कार्यक्रम सफलता की ऊंचाइयों को छुए, एक संदेश सबके पास जाए और संदेश इलाज की सुविधा का तो है लेकिन उसके साथ साथ ये संदेश भी जाए कि हम अपनी जीवन शैली को इस तरह से ढालें, जीवन में व्यक्तिगत श्रम की बात करें। गुरु नानक साहब ने कितनी बड़ी बात कही और संक्षेप में ये बात थी और वो बात क्या थी? कीरत करने की बात कही उन्होंने। कीरत करना क्या है? अपने व्यक्तिगत प्रयासों से, श्रम से अपने जीविकोपार्जन को करना, यही तो कीरत है। अगर हम अपने श्रम का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, हम शारीरिक श्रम करना बंद कर देते हैं तो ये एक बड़ा कारण बनता है कैंसर जैसी बीमारी का, वो चाहे पुरुष हो या महिलाएं, किसी के लिए भी है। इसके साथ साथ तंबाकू के सेवन की मैंने बात की, उससे माउथ कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है और धूम्रपान है, इस तरह की चीजें हैं जिससे आपके कैंसर के खतरे को बहुत कई गुना बढ़ने का अवसर मिल जाता है। और तीसरी एक महत्वपूर्ण बात जो शायद हम कहीं ना कहीं उसको लेकर लापरवाह हैं कि जब हम खेतों में, फसलों में कीटनाशक जो छिड़कते हैं, जो दवाइयां छिड़कते हैं, उन कीटनाशकों और दवाइयों की वजह से भी कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। पंजाब के कई इलाके इस बात का सबूत हैं, जीता जागता प्रमाण है, जहां घर घर में कैंसर के मरीज मिलते हैं और वो मरीज जब इलाज के लिए जिस ट्रेन से जाते हैं तो उस ट्रेन का नाम ही कैंसर एक्सप्रेस पड़ गया बठिंडा से। कैसी त्रासद स्थिति है, उस स्थिति में हम कभी ना पड़े, इसलिए जीवन में जागरूकता बहुत जरूरी है। महिलाएं भी, चूंकि महिलाओं में कैंसर के रोग होने की आशंका ज्यादा होती है, इसलिए महिलाओं को भी इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे समय समय पर अपनी जांच पड़ताल करवाएं और जांच पड़ताल के माध्यम से अपने आप को यह सुनिश्चित करें कि वे इन बीमारियों से मुक्त रहें। देवे सज्जनों, आइए खड़े होकर एक बार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें इस मंच पर माननीय श्री जेपी नड्डा जी, माननीय श्री मनोहर लाल जी, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनका शुभागमन यहां हो रहा है। तालियां इतनी बड़ी संख्या में हो तो ज्यादा जोर की बजनी चाहिए, जोश के साथ, उमंग के साथ और सम्मान के साथ। कैसा सुंदर और अद्भुत अवसर है हम सबके लिए, कैसी सुखद अनुभूति है। हरियाणा प्रदेश को, अंबाला की इस धरती को जो उपहार मिला है, ऐसे उपहार के उद्घाटन यानी अटल कैंसर केयर केंद्र के उद्घाटन के लिए यहां पर पधारे माननीय हम सबके बीच में यहां पर पधारे हैं अंबाला के इस धरती पर। उन्हीं के कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में यह सौगात हरियाणा प्रदेश की धरती को मिली थी, तो उनका एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए आदरणीय नड्डा साहब का स्वागत करें। और साथ ही स्वागत इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का आपकी तालियों के साथ देवियों सज्जनों। और मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार के माननीय मंत्रीगण, यहां उपस्थित आदरणीय ओपी धनखड़ साहब और सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, उन सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, आज इस पूरे निर्माण में, इस पूरी प्रक्रिया में माननीय अनिल विज जी स्वास्थ्य मंत्री महोदय की लगातार निगरानी, देखरेख और सक्रियता की वजह से इतना उत्कृष्ट केंद्र आज यहां हरियाणा प्रदेश को मिला है। मैं माननीय अनिल विज जी से निवेदन करूंगा कि वे पगड़ी पहनाकर हरियाणा के इस धरती पर, अंबाला के इस ऐतिहासिक धरा पर आदरणीय जेपी नड्डा
नड्डा जी का स्वागत अभिनंदन करें। हरियाणा की आन बान और ओपी धनखड़ साहब को एक पगड़ी पहनाने के लिए मैं निवेदन करूंगा अनिल विज जी से। माननीय ओपी धनखड़ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी निवेदन है अनिल विज जी, उन्हें भी एक पगड़ी पहनाकर उनका भी स्वागत अभिनंदन करेंगे। और स्वागत अभिनंदन में विशेष बात जो होती है वो आपकी करतल ध्वनि है, आपकी तालियां हैं देवियों सज्जनों। तो ये अभिनंदन आदरणीय ओपी धनखड़ जी का। मैं इस अवसर पर निवेदन करूंगा हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्वास्थ्य विभाग हरियाणा श्री राजीव अरोड़ा जी से कि यहां मंच पर विराजमान माननीय मंत्रीगण को भी यहां पर उनका स्वागत अभिनंदन करें। उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए शॉल भेंट करके उनका, और इस अवसर पर उनकी उपस्थिति इस मंच की गरिमा को तो बढ़ा ही रही है, इसके साथ साथ इस आयोजन को एक नई ऊंचाई इसके माध्यम से मिल रही है। तो इन सभी अतिथियों का, माननीय मंत्रीगण जो यहां पर उपस्थित हैं मंच पर, और माननीय सांसदगण रतनलाल कटारिया जी यहां पर उपस्थित हैं, उनका तालियां बजती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। उन सबका स्वागत अभिनंदन करने के लिए नायब सैनी साहब हम सबके बीच में यहां पर उपस्थित हैं, और बहुत सारे अतिथि जो यहां पर हैं, उन सबके करतल ध्वनि के साथ हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देव सज्जनों, आज अटल कैंसर केयर सेंटर का यह प्रोजेक्ट जो लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है, हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि अलग अलग प्रदेशों के जरूरतमंद लोगों के लिए, मरीजों के इलाज के लिए यह सुविधा मिलेगी। और मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर सेठी और डॉक्टर बंसल से कि वो भी आए, ताकि अतिथियों को वो भी अपने हाथों से शॉल भेंट करके उनका स्वागत अभिनंदन कर सकेंगे। उनका सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन इस अवसर पर, जबकि अटल कैंसर केयर सेंटर के ये अनुपम अद्भुत प्रोजेक्ट को यहां पर इस रूप में साकार किया गया है। और अब मैं प्रार्थना करूंगा माननीय श्री जेपी नड्डा जी से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और माननीय अनिल विज जी से कि वे दीप प्रज्वलन के लिए पधारेंगे, और जो मंच पर विराजमान माननीय विशिष्ट अतिथि हैं वे भी इस शुभ कार्य में अपनी उपस्थिति से इस अवसर की गरिमा बढ़ाएंगे। देवियों सज्जनों, यह श्रद्धा और भक्ति और प्रार्थना का समय है, इसलिए शांत मन से, शांत भाव से सबके लिए कामना कीजिए कि सबके जीवन में सुख हो, सभी स्वस्थ हो, और पहले तो यह है कि कोई आवश्यकता किसी को ना पड़े इस तरह अस्पताल में आने की, इसलिए सबके स्वास्थ्य के लिए कल्याणकारी हो और हम सबके जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद की अनुभूति हम सदैव करें और उस आनंद में जीवन जीने का अवसर मिले। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी का एक ही तो संकल्प है कि इस प्रदेश की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान से जीवन जीने का अवसर मिलना सुनिश्चित किया जाए।
बहुत बहुत आभार एसडी विद्या स्कूल के सभी विद्यार्थियों का इस सरस्वती वंदना के लिए। देवे सज्जनों, ये अटल कैंसर केयर केंद्र जिसका उद्घाटन आज माननीय जेपी नड्डा जी और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के कर कमलों से हुआ है। उद्घाटन के अवसर का पूरा चित्र आपने वीडियो के माध्यम से भी देखा है, लेकिन उस पर आधारित इस जो सुविधाएं वैश्विक स्तर की स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के से सुसज्जित ये कैंसर केयर केंद्र जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं, किस रूप में वो आपके लिए और हम सबके लिए लाभ। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के से सुसज्जित ये कैंसर केयर केंद्र जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं, किस रूप में वो आपके लिए और हम सबके लिए लाभकारी है, मानवता के कल्याण के लिए कितना आवश्यक है, उस पर एक आधारित डॉक्यूमेंट्री है। आइए उस डॉक्यूमेंट्री को हम देखते हैं और इस अटल कैंसर केयर केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर इसके महत्व को हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं डॉक्यूमेंट्री। हरियाणा के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लगातार नई ऊंचाई और विस्तार दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वन इंडिया वन हेल्थ मिशन को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में ब्लॉक स्तर से जिला स्तर तक क्रिटिकल हेल्थ केयर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। राज्य के हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लक्ष्य के साथ वर्तमान में नागरिक अस्पताल से लेकर सभी हेल्थ सेंटर्स की संख्या करीब 3500 है। कोरोना काल में भी उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ दिनों दिन में कोविड स्पेशल अस्पतालों का निर्माण और ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति हरियाणा की मिसाल है। लक्ष्य केवल एक ही है कि राज्य के हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले और इसी कड़ी में अंबाला में अटल कैंसर केयर सेंटर की संकल्पना भी अब साकार रूप ले चुकी है। कैंसर एक ऐसी महामारी है जो दिन प्रतिदिन व्यापक प्रसार लेती जा रही है। प्रतिवर्ष भारत में करीब 8 लाख लोग कैंसर जैसी घातक बीमारी से अपनी जान गंवा रहे हैं, जिसमें लगभग 16,000 लोग हरियाणा से हैं। सही समय पर सुलभ और बेहतर इलाज ही इन आंकड़ों की बढ़ती हुई संख्या को रोकने का एकमात्र उपाय है, क्योंकि कैंसर का इलाज समर्पित कैंसर अस्पताल में ही संभव हो सकता है। इसी सोच के साथ अंबाला में अटल कैंसर केयर सेंटर का निर्माण किया गया ताकि प्रदेश के नागरिकों को सही समय पर सही इलाज मिल सके। अटल कैंसर केयर सेंटर अस्पताल का नामकरण करिश्माई व्यक्तित्व के धनी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर किया गया है। किसी भी समाज की बुनियाद शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली को विकसित किए बगैर असंभव है। इस दिशा में लगातार सजग और समर्पित हरियाणा सरकार प्रदेशवासियों को एक अनमोल भेंट दे रही है। वर्ष 2018 में इस अस्पताल की आधारशिला रखी गई थी। लगभग 72 करोड़ की लागत से ये अस्पताल केंद्र सरकार की मदद से तैयार किया गया है। करीब 52 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार एवं 20 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार ने खर्च की है। अस्पताल की बिल्डिंग ग्रीन मानकों से परिपूर्ण है। ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली अस्पताल है। इस अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एवं ऑन्को सर्जरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। करीब 1000 स्क्वायर मीटर के ग्राउंड एरिया वाले इस अस्पताल में 50 मॉनिटर बेडेड एवं सुपर स्पेशलिस्ट की सुविधा उपलब्ध होगी। ये भूतल के साथ 3 मंजिला इमारत है, जिसके सभी तल इलाज हेतु कार्यरत है। अस्पताल में डे केयर वार्ड भी बनाया गया है, जहां एक साथ 7 से 8 मरीजों की कीमोथेरेपी की जा सकती है। साथ ही एक अत्याधुनिक ICU भी बनाया गया है। इस बीमारी का इलाज रेडिएशन से संबंधित है, जो AERB द्वारा मान्यता प्राप्त है। इलाज की जरूरत के अनुसार विदेशों से भी मशीन मंगवाई गई है। एक ही छत के नीचे हर तरह के सिर और गर्दन कैंसर, स्तन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर जैसी तमाम बीमारियों की गंभीरता का पता लगा सके और उसका इलाज हो सके। अस्पताल के बेहतर संचालन और सुविधा को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुभवी और कर्मठ चिकित्सक, तकनीकी विशेषज्ञ और अन्य स्टाफ हमेशा तत्पर रहेंगे। आज पूरे प्रदेश के लिए यह खास अवसर है जब भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित अटल कैंसर केयर सेंटर अस्पताल का उद्घाटन माननीय राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी, लोकप्रिय और कर्मठ मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी एवं माननीय सांसद श्री रतन लाल कटारिया जी की गरिमामयी उपस्थिति में हो रहा है। ये अस्पताल अंबाला ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों और साथ लगते राज्यों जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल से आने वाले मरीजों को भी इलाज की सुविधा प्रदान करेगा। हरियाणा सरकार का उपहार, आरोग्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार।
अटल कैंसर केयर केंद्र, ये सुंदर सौगात, तालियां मिलकर बजाइए। जिस उत्साह और उमंग से आप आए हैं, आपकी तालियों से उसका आभास मिलेगा। दिव्य सज्जनों, इस पूरे प्रयास में वर्ष 2018 से निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन उस पहले से माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी, जिनका प्रयास लगातार रहा है और व्यक्तिगत निगरानी में जिन्होंने इस अस्पताल को, इस केंद्र को इस रूप में दिया, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए सदैव जो प्रयासरत रहते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा आपकी तालियों के साथ कि वो एक बार आए। आदरणीय अनिल विज जी से निवेदन है कि वे इस अवसर पर अपना संबोधन आपके समक्ष रखेंगे। माननीय श्री जेपी नड्डा जी और मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत भी करेंगे और अपने संबोधन से हम सबको कृतार्थ करेंगे। श्री अनिल विज, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय गृह मंत्री, हरियाणा सरकार। सबसे आइए सुनते हैं मंत्री महोदय को। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के अंबाला छावनी पधारने पर मुझे अंबाला की जनता की तरफ से उनका स्वागत करना है। मुझे स्वागत करना है हमारे कर्मशील मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का, जो अनेक व्यवस्थाएं होते हुए भी आज इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए। मुझे स्वागत करना है मेरे साथी अनेकों मंत्री आज इस मंच पर उपस्थित हैं, मुझे उन सबका भी स्वागत करना है। मुझे स्वागत करना है अंबाला के सांसद, कुरुक्षेत्र के सांसद और भी सांसद जो यहाँ पर आए हैं, उन सब का मुझको स्वागत करना है। साथियों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा से ओतप्रोत कि पार्टी अनेकों कठिन रास्तों से होती हुई भी आगे बढ़ी है। ऐसा समय भी आया कि लोकसभा में हमारे 2 सांसद थे, लेकिन हमने विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका एक देश एक निशान एक प्रधान के नारे पर बलिदान हुआ, उनकी विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए जैसे ही हमारी सरकार आई, हमने कश्मीर में धारा 370 का सर कलम कर दिया। सर कलम कर दिया। आज कश्मीर के लोग भी हिंदुस्तान के बाकी प्रांतों की तरह ही केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ उठा सकते हैं।
दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का विचार दिया, यानी पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है हम उसका कल्याण करें। जब तक उसका कल्याण नहीं होता तो समझो हमने काम नहीं किया। ऐसी गूढ़ी विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितनी योजनाएं बनाई हैं, चाहे वो किसानों को प्रतिमाह सहायता राशि देने के लिए, चाहे महिलाओं को चूल्हा देने के लिए, चाहे गरीब के घर अनाज देने के लिए, सैकड़ों योजनाएं मैं गिना सकता हूं जो अंत्योदय की विचारधारा के ऊपर आधारित है। और आज उसी विचारधारा के ऊपर चलते हुए आज हिंदुस्तान की साख सारे विश्व में बनी है। आज यूक्रेन और रूस का झगड़ा होता है तो दोनों के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री से बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री से बात करते हैं। और अभी अभी अमेरिका के और रूस के दोनों के दूत रूस और यूक्रेन के युद्ध पर बात करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री के पास आए। साथियों, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये विचारधाराओं की जीत है, क्योंकि हमने कभी विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया और उन्हीं विचारधाराओं के तहत देश आगे बढ़ता जा रहा। हालांकि कठिनाइयां आई, कोविड की कठिनाई आई, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी की कुशल सोच के कारण देश को संभाला गया, कुशल सोच के कारण। और अब तो फिर हमारी अर्थव्यवस्था ऊपर चढ़ने लगी। दोस्तों, आज यहां पर नड्डा जी ने अटल कैंसर केंद्र का उद्घाटन किया। इस भूमि पर तो अस्पताल भी नहीं होता था। पुराना अस्पताल का अगर किसी के पास चित्र हो तो मैं आपको दिखाऊं। पुराना अस्पताल 1966 में जब हरियाणा पंजाब का विभाजन हुआ, केवल अंबाला छावनी ही एक विकसित शहर था। लेकिन हरियाणा बनने के बाद विकास के नाम पर अंबाला छावनी को 1% भी विकास के नाम पर दिया नहीं गया, 1 पैसा भी दिया नहीं गया। मुझे दिल का रोग हो गया था, कोई दिल की बीमारी हो गई थी, मैं पीजीआई में एडमिट हो गया। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, वो मेरा हालचाल पूछने आ गए। वहां पर 2-3 पत्रकार भी बैठे थे। कहते क्या हाल है?
मैंने कहा जी मेरा हाल तो ठीक है। कहते यहां कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैंने कहा जी यहां तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे नाम से ही सारे भागते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे शहर के लोगों को दिक्कत है। कह रहे तू यहाँ पीजे में पड़ा भी अपने शहर के लोगों की बात कर रहा है। मैंने कहा उनकी दिक्कत जेन्युइन है। हुड्डा साहब, आप मेरे शहर का अस्पताल बना दीजिए। वो केवल रेफरल केंद्र है, वहां कुछ नहीं है। मुझे कहने लगे बना दूंगा, पर मेरी एक शर्त है कि विधानसभा के अंदर और बाहर तो मेरे खिलाफ नहीं बोलेगा। मैंने कहा ये नहीं हो सकता। काम करना आपका धर्म है, आपकी कमियां गिनाना मेरा धर्म है। आप अपना धर्म छोड़ सकते हो, अनिल विज अपना धर्म नहीं छोड़ेगा। ईश्वर की करनी ऐसी हुई, ईश्वर की करनी ऐसी हुई, पार्टी ने मुझे स्वास्थ्य मंत्री बना दिया और मैंने माला छावनी का सिविल अस्पताल बना दिया। आज ये सबसे आधुनिक अस्पताल है नड्डा जी। जिस अस्पताल में एक्सरे की मशीन भी नहीं होती थी, आज इसमें एमआरआई है, सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है। आज हर साधन इस अस्पताल में है। आज कैथ लैब है इसमें, आज डायलिसिस का सेंटर है इसमें। और जब मैं इसको बनाने लगा, मैंने सीएमओ को बुलाकर पूछा, सीएमओ साहब कितनी ओपीडी है यहां की? कहा सर आज तो बहुत अच्छी थी। मैंने कहा कितनी? कहते जी 152। और आज जब मैं यहाँ के पीएमओ को बुला के पूछता हूं कि आज ओपीडी कितनी है, कहते सर 2500 से ऊपर होगी। और ये नहीं हमने यहीं पर किया है, हमने सारे हरियाणा में किया। हमने हर जिले में डायलिसिस की मशीन लगाई है। 5 जिलों में हमारी एमआरआई लग चुकी है। हम 4 जिलों में हमारी कैथ लैब चल रही है, 4 जिलों में। बाकी जिलों के लिए भी हमने टेंडर फ्लोट किए हुए हैं। बाकी जगह पर भी हम कैथ लैब लगाना चाहते हैं। हम अपने हर सिविल अस्पताल में हम आईसीयू बनाना चाहते हैं। क्रिटिकल केयर सेंटर 2 तो हम जल्दी बनाने जा रहे हैं। क्रिटिकल केयर सेंटर हमने सारे स्वास्थ्य विभाग की दशा बदल दी। कोरोना आया, अध्यक्ष जी मैं दावे से तो नहीं कहता हूं, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि हरियाणा ही केवल ऐसी स्टेट है जिसने हर जिले में कोरोना टेस्टिंग की लैब लगा कर ली थी। हर जिले में ऑक्सीजन की दिक्कत आई, आज ऑक्सीजन में हम आत्मनिर्भर हैं। कोरोना आया, मुफ्त में टेस्ट किया, मुफ्त में इलाज किया और मुफ्त में वैक्सीनेशन दी, मुफ्त में वैक्सीनेशन दी।
लोगों को स्वास्थ्य विभाग ने, और इसी कारण चौथी वेव आती आती शायद डर के भाग गई है। शोर तो काफी पड़ा था कि आएगी, लेकिन उन्होंने कहा हरियाणा वालों ने तो सबने टीके 3-3 लगवा रखे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो गुड़ती आपने हमें खिलाई है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय के विचार है, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सोच, जो नरेंद्र मोदी की कार्य प्रणाली है, वो हर भाजपाई में काम करती है। हर भाजपाई में जिसके अंदर वो नहीं है वो भाजपाई नहीं हो सकता। हर भाजपाई में काम करती है। और हमने अपने स्वास्थ्य विभाग को संवारा है। अब एक काम मैं नया करने जा रहा हूं। मैं मैपिंग कराने के मैंने ऑर्डर कर दिए सारे हरियाणा के। पहले क्या था, जिसका जोर चलता था वो अस्पताल बनवा लेता था, डिस्पेंसरी बनवा लेता था। हमारे पास कोई डाटा नहीं था। अब मैं मैपिंग करवाने जा रहा हूं कि सारे हरियाणा में कहां पर पीएचसी हो, कहां पर सीएचसी हो, कहां पर 100 बेड का अस्पताल हो, कहां पर 200 बेड का अस्पताल हो, कहां पर आईसीयू हो, कहां पर क्या मशीन हो, ये सारा हम मैपिंग करवा रहे हैं। और ये करने वाला भी हरियाणा शायद पहला प्रदेश है, पहला प्रदेश है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि हम तो आज अध्यक्ष जी को सुनना चाहते हैं। 2 बातें और कहूँगा केवल। कैंसर का अस्पताल का आज हमने उद्घाटन किया। इसकी भी बात बताना चाहता हूं। मैं दिल्ली गया हुआ था इसी के संदर्भ में। अंदर मीटिंग चल रही थी। हर आदमी चाह रहा था, कोई चाह रहा था यहां बन जाए, कोई चाह रहा था यहां बन जाए, कोई चाह रहा था यहां बन जाए। लेकिन अध्यक्ष जी ने अंदर जाकर अंबाला छावनी के पक्ष में वीटो कर दिया और अंबाला छावनी में कैंसर का अस्पताल बन गया। और ये अस्पताल हिमाचल, J&K, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब को ये अपनी सेवाएं देगा। ये अपनी किस्म का लेटेस्ट अस्पताल है। हर लेटेस्ट इक्विपमेंट इसमें हमने लगाने की कोशिश की है। लीनियर एक्सेलरेटर हमने इसमें लगाया। अभी हरियाणा में और कहीं नहीं है लीनियर एक्सेलरेटर। लीनियर एक्सेलरेटर का मतलब होता है कि वैसे तो क्रोमोथेरेपी से कोरोना को जलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सारा चेहरा जला दिया जाता है। लेकिन लीनियर एक्सेलरेटर से उसका मोल्ड बनाकर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ पर वो कोरोना है केवल वहीं पर रेडिएशन दी जाती है, बाकी जगह बचा ली जाती है। 18 करोड़ रुपए की मशीन, 18 क्या है, 18 करोड़ रुपए की मशीन हमने यहां लगा के दी। और भी जो मशीनें कैंसर अस्पताल में जरूरत होती हैं या आसपास के किसी भी कैंसर अस्पताल में होंगी, वो आज अंबाला छावनी में है। और आज से इसने काम करना शुरू कर दिया। आज से इसने काम करना शुरू कर दिया। ये सारा काम करने में
हमें मुख्यमंत्री जी का बहुत सहयोग मिलता है। उनके सहयोग के बिना शायद हम कुछ भी ना कर पाते। हमने जो हमारे साथ हरियाणा बनने के बाद नाइंसाफी हुई और मैंने लोगों को कहा कि मैं सूद समेत आपकी नाइंसाफी वापस करूंगा, और वो अगर मैं करने में कुछ हद तक कामयाब हुआ, कुछ प्रोजेक्ट मैंने यहाँ बनाए, 1857 का स्मारक बनाया, साइंस सिटी सेंटर बन रहा है, सचिवालय बनाया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क बनाया है, या और कुछ, ये सब मुख्यमंत्री जी की कृपा के साथ बने हैं। उनकी कृपा के बिना एक भी नहीं बन सकता था। एक दो काम और रहते हैं, किसी दिन अच्छा मौका देख के वो भी मांग लूंगा, वो भी मांग लूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी का। गृह मंत्री के रूप में भी तमाम दायित्वों को निभाते हुए आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो विभाग का मार्गदर्शन किया है, नेतृत्व किया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। दिव्य सज्जनों, माननीय मंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री महोदय के इस क्षेत्र में और हर क्षेत्र में विकास को नई ऊंचाई देने के संकल्पों को आपके सामने रखा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो इस प्रदेश के वित्त मंत्री के रूप में विधानसभा में जब उन्होंने इस वर्ष अपना बजट प्रस्तुत किया था, तो उसमें आपने देखा होगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितनी सारी नई नई स्कीम्स और योजनाओं को उन्होंने प्रदेश की जनता के लिए आरंभ किया। आयुष्मान भारत की सोच और उसकी जो रेंज है उसका विस्तार किया। आज 1,80,000 रुपए प्रति वर्ष अगर किसी परिवार की आबादी है तो वो भी आयुष्मान के सीमा में आता है, उसको उसका लाभ मिलता है। और प्रदेश में जितने सब हेल्थ सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स को, इनको सबको जो रूप दिया जा रहा है हेल्थ और वेलनेस सेंटर के रूप में, वो अपने आप में बहुत अनूठा है। और नूह में जो हमारा हेल्थ और वेलनेस सेंटर है पूरे देश में, उसको सबसे बेहतरीन हेल्थ और वेलनेस सेंटर का अवार्ड भी मिला 2020 में, सबसे ज्यादा कवरेज या यूनिवर्सल हेल्थ केयर फैसिलिटीज को प्रदान करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में प्रदेश ने विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों को सम्मान से जीने के हक को जो धरातल पर उतारा है वो अनुपम है। एक बार करतल ध्वनि के साथ मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे आएं और एक बार पुनः हम सबका मार्गदर्शन करें, अपने शुभ संदेश के माध्यम से हम सबको प्रेरणा दें, अपनी ऊर्जा और अपने संबोधन के माध्यम से। भाई देखो, मजा नहीं आ रहा। मजा जब आएगा जब आप मेरी बात का जवाब देंगे, मेरे जयकारे का हुंकारा भरेंगे। भारत माता की आवाज थोड़ी और ऊंची बढ़ा सकते हैं, चंडीगढ़ तक पहुंचा सकते हैं। भारत माता की। दिल्ली भी अब दूर नहीं रही है, नड्डा जी आए हैं वहां से, अभी जाएंगे भी। हमारे जयकारे का भी प्रभाव जरूर दिल्ली पर पड़ेगा। भारत माता की। धन्यवाद। मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर श्री जेपी नड्डा जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री, और आज जिनके इस मार्गदर्शन में, जिनकी कड़ी मेहनत से अंबाला का जो चौतरफा विकास हो रहा है, खास करके हेल्थ डिपार्टमेंट में जो कुछ उन्होंने करके दिखाया है, ऐसे हमारे बहुत ही, अब मैं इनको युवा ही मंत्री कहूँगा, ऐसे स्वास्थ्य युवा मंत्री श्री अनिल विज जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष मान्यवर श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, हमारे शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी, कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी, हमारे मंत्री ओपी यादव जी, श्री संदीप सिंह जी,
बहन कमलेश ढांडा जी, पार्टी के इस क्षेत्र के हमारे सांसद श्री रतनलाल कटारिया जी, सांसद कुरुक्षेत्र श्री नायब सिंह सैनी जी, बहन बंतो कटारिया जी, जिलाध्यक्ष श्री राजेश बतौरा जी, अलग अलग क्षेत्रों से पधारे हुए हमारे सभी उपस्थित विधायकगण, एसीएस हेल्थ श्री राजीव अरोड़ा जी, हेल्थ विभाग के अन्य सभी अधिकारीगण, सभी इस हेल्थ विभाग से जुड़े हुए हमारे चिकित्सक बंधु, अंबाला जिले भर से आए हुए हमारे सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का ये अवसर बड़ा गौरव का दिन तो कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी एक सौगात स्वास्थ्य की दृष्टि से ये हमको आज मिली है, लेकिन मैं इसको खुशी का दिन तो नहीं कह सकता। खुशी का दिन इसलिए नहीं कह सकता कि भगवान न करे किसी को तकलीफ हो, किसी को बीमारी हो और बीमारी के कारण से इन अस्पतालों में आना पड़े। अस्पताल में आना, मरीज आता है एक कष्ट लेके आता है, ये ठीक है। जब उसका इलाज हो जाता है, जब उस बीमारी से बाहर आता है, तो फिर उसके मन पर एक संतोष का भाव होता है, एक प्रसन्नता को लेके जाता है। न केवल वो मरीज बल्कि उसके परिवार के लोग, जितने अभ्यागत सब साथ आए हुए होते हैं, वो भी सब और एक प्रकार से प्रसन्न होकर के जाते हैं। ये जो बीमारी कैंसर की है, इस बीमारी का वास्तव में कभी पता चलता नहीं है कि कब कैंसर आ गया, क्योंकि कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड और फोर्थ स्टेज। कभी कभी तो फर्स्ट स्टेज में डायग्नोज ही नहीं होता, पता भी नहीं लगता। सेकंड स्टेज में भी कम पता लगता है, सभी मरीज उस समय तक उनको जारी नहीं होती, मुझे जानकारी नहीं होती कि उनको कैंसर हो गया। लेकिन थर्ड स्टेज ऐसी स्टेज होती है जब तकलीफ भी शुरू होती है और उसको डायग्नोज भी कर लिया जाता है। थर्ड और फोर्थ स्टेज, ये बहुत कठिनाई भरी एक कहानी है। अपने यहाँ प्रदेश में कुल मिलाकर के कैंसर के मरीज ये बड़ी संख्या में ही आते हैं। लगभग 28,000 कैंसर ये यहाँ पर हर वर्ष हरियाणा के अंदर आते हैं, बड़ी संख्या। लेकिन कैंसर का इलाज आज विज्ञान के द्वारा, मेडिकल साइंस के द्वारा हम बहुत निकट पहुंच गए कि कैंसर के मरीजों को अधिकांश तौर पर हम बचा सकते हैं। एक समय ऐसा होता था जब इसको लाइलाज बीमारी कहा जाता था, कैंसर का दूसरा नाम मृत्यु होता था। उस समय पता लग जाए कि इस व्यक्ति को कैंसर है, बहुत सहानुभूति पूर्वक हम बात करते थे, मन में एक उसके प्रति प्रेरणा, उसके प्रति एक सहानुभूति जागती थी और उसको तरह तरह की सांत्वना हम लोग देते थे। लेकिन आज वो समय नहीं है। आज तो इस कैंसर का इलाज बहुत से प्रकार से ये होने लग गया है और इस कैंसर का इलाज अब कई प्रकार की विधि होती है। मानो उसमें केमोथेरेपी है, चाहे उसमें सर्जरी करके भी ठीक करते हैं, रेडियोथेरेपी करके भी ठीक करते हैं। ये इलाज कुछ वर्ष पहले तक कारगर थे और बहुत सफलता मिलती थी, लेकिन आज नई नई तकनीक भी आ गई हैं और इस मेडिकल विज्ञान में, मेडिकल साइंस में अब ऐसे ऐसे तरीके आ गए हैं कि उन तरीकों से बहुत सुलभता से वो तरीके अपने को मिल भी रहे हैं, उसका इलाज भी हो रहा है। चाहे उसके अंदर रेडिएशन थेरेपी हो, मेडिकल ऑन्कोलॉजी हो, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हो, ये सब नई नई तकनीक ये आ गई है। अब कैंसर की बीमारी ये क्षेत्र विशेष में भी अलग अलग प्रकार से होती है। अभी तक पंजाब का कुछ क्षेत्र ऐसा ध्यान में आया कि उसमें कैंसर बहुत होता था। भटिंडा का वो इलाका जहां से कैंसर के रोगी इलाज के लिए पुरातन जो हमारा परंपरागत तरीके इलाज के कुछ बने हुए हैं, बीकानेर में कुछ वैद्य, कुछ डॉक्टर वहां रहते थे और वहां वो इलाज कराने के लिए जाते हैं। और एक विषय की जानकारी आपको है कि नहीं है कि एक ट्रेन चलती है सुबह, शाम को वापस आती है भटिंडा से बीकानेर। उसका नाम भटिंडा बीकानेर नहीं है, उसका नाम लोगों ने रख दिया कैंसर ट्रेन।
क्यों उसमें 80-90% लोग इलाज के लिए, कैंसर के लिए वहां जाते हैं, शाम को वहां से वापस लौटते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इलाज के नाते हमारे भारत सरकार ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है कि कैंसर का किस प्रकार से इलाज संभव किया जाए। अपने यहाँ झज्जर जिले के अंदर बाड़सा स्थान है, उस बाड़सा स्थान में एम्स, कैंसर का एम्स ये बना है, वो भी हमारे इस अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में बना है। 1000 बिस्तर का वो कैंसर का जो हॉस्पिटल है कैंसर के इलाज का, वो वहां बना है। 1000 लोगों के ठहरने की वहां व्यवस्था भी है। अगर हरियाणा में कोई बढ़िया से बढ़िया कैंसर के इलाज का हॉस्पिटल अगर मैं कह सकता हूं, तो उसके लिए आज ये जो अपना अंबाला का कैंसर, अटल कैंसर केयर जो सेंटर बना है, ये एक सबसे आधुनिक सेंटर ये बना है। और मैं समझता हूं न केवल अंबाला के लोग इससे लाभान्वित होंगे, बल्कि आसपास के प्रदेश, क्यों कैंसर का जैसे मैंने बताया भटिंडा, अपने यहाँ हरियाणा में भी सिरसा जिला, फतेहाबाद जिला, नरवाना यानी जींद जिला, कैथल जिला, उसके बाद अंबाला जिला, ये जो बेल्ट है जिसको हम घग्गर बेल्ट कहते हैं, ये घग्गर बेल्ट में यानी मरीजों की कैंसर की संख्या आम जो औसतन है बाकी जगह से अपेक्षा ज्यादा है। अब यहाँ का कोई मरीज कैंसर का हो, उसको हम कैसे बचा सकते हैं? आधुनिक मशीनें ये लगाई गई हैं, और इन आधुनिक मशीनों में अभी आगे भी किसी प्रकार की जरूरत होगी तो हम इसको और भी आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मैंने अभी डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर्स ने कहा कि 2 मशीनें ये हमारी और एक साथ में भवन है उसके अंदर लगे तो अच्छा होगा। वो 2 मशीनें हैं, एक है पॉजिटिव एमिशन टोमोग्राफी यानी पीईटी, पैट जिसको बोलते हैं, और दूसरा है सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी अर्थात स्पेक्ट उसको बोलते हैं। दोनों ये मशीनें हमने मंजूर कर दी हैं। इसके ऊपर 34 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, और ये इस अस्पताल में आधुनिकतम मशीनें ये लगने वाली हैं। इस प्रकार की कुछ मशीनें तो ऐसी हैं जो पीजीआई रोहतक में भी हम नहीं लगा पाए हैं, लेकिन ऐसे बढ़िया से बढ़िया इलाज के लिए लोग बाग आसपास प्रदेशों से आए, अंबाला जिले के हों, चंडीगढ़ के हों, कहीं के हों, आखिर बीमारी जब होती है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती है कि किस सीमा का आदमी वहां आएगा, किसका नहीं आएगा। स्वास्थ्य सबका अच्छा होना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। हम हमेशा कहते भी हैं कि संतु निरामया भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, अर्थात सबको सुख मिले, सबकी काया जो है वो निरोगी हो। ये हमारे यहाँ इस प्रकार का एक विचार ये अपने यहाँ चलता है, इसलिए उसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। एक विषय और भी कि इस हॉस्पिटल के साथ जैसे हर रोगी के साथ कोई ना कोई उसका सहायक आता है, अटेंडेंट आता है, अटेंडेंट्स के रहने की जगह अभी यहाँ नहीं बनी है। मैंने विज साहब को कहा कि तुरंत आप जमीन का प्रबंध करिए, 100 लोगों का एक अटेंडेंट का जो हॉस्टल है वो भी एक यहाँ बनाएंगे, ताकि अटेंडेंट्स आए वो रुक सकें। आज उनको धर्मशालाओं में इधर उधर भागना आना पड़ता है, तो इसलिए उसको भी हम ये सुविधा देना चाहते हैं। इसी प्रकार 2-3 चीजें और हैं जिसकी चर्चा मैं करूंगा, फिर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि आज हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए ज्यादा समय बैठे हैं। हमारे यहाँ कैंसर का जो रोगी होता है, इलाज के लिए तो हमने सब कर दिया, लेकिन एक सीमा से आगे जब वो बीमारी कैंसर की बढ़ती है तो वो काम करने में भी सक्षम नहीं रहता है। तो मैंने विचार किया है कि जैसे हम ओल्ड एज पेंशन देते हैं, ऐसे जो स्टेज 3 और स्टेज 4 के जो कैंसर पेशेंट होंगे उनको भी हम 2500 रुपये महीना उसी प्रकार की पेंशन देंगे। इसी प्रकार थैलेसीमिया ये एक ऐसी बीमारी होती है, सामान्यतः बच्चों में होती है, जिसका ब्लड बदलना पड़ता है बार बार। खून बदलने के लिए तो हमारे यहाँ सब अस्पतालों में व्यवस्था है, बड़े अस्पतालों में सब जगह कि मुफ्त में उनका ब्लड जो है वो सर्कुलेशन में उसको चेंज किया जाता है। लेकिन फिर भी एक एज के बाद थैलेसीमिया के जो रोगी हैं वो भी सक्षम नहीं होते काम करने में, तो ऐसे गरीब परिवारों के जो थैलेसीमिया के मरीज हैं उनको भी हम 2500 रुपया महीने की ये पेंशन मंजूर करते हैं। आखिर हेल्थ ग्राउंड पर भी एड्स के लिए हम पहले से दे रहे हैं। तो ऐसी बीमारियां जिनके लिए हमको लगता है कि इन बीमारियों के कारण से शरीर सक्षम नहीं हो पाता,
ऐसे सब परिवारों को जैसे हम ओल्ड एज पेंशन देते हैं, विधवा पेंशन देते हैं, इसी प्रकार इनको भी इस प्रकार की पेंशन ये दी जाएगी। कोई कैंसर पेशेंट्स, इनका इलाज ये भी आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो हॉस्पिटल हैं उनमें मुफ्त इलाज होगा। 5 लाख रुपए तक का खर्च कोई आएगा तो वो उनको आयुष्मान भारत के अंतर्गत दिया जाएगा। और अभी चूंकि ये आज इसका उद्घाटन हुआ इस कैंसर हॉस्पिटल का, अब इसको भी हम जो कैंसर हॉस्पिटल के जितने आयुष्मान भारत के जो लिस्टेड हॉस्पिटल्स हैं, उन लिस्टेड हॉस्पिटल्स में यहाँ का जो कैंसर हॉस्पिटल है इसको भी उस लिस्ट के अंदर हम रजिस्टर कराएंगे, ताकि यहाँ भी किसी का इलाज होगा वो भी आयुष्मान भारत के अंतर्गत ये कराया जाएगा। मित्रों, इस प्रकार हम रोगियों के इलाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और आगे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए ये ठीक है, हॉस्पिटल बढ़ाना, CHC, PHC, डिस्पेंसरीज बढ़ाएंगे, लेकिन बहुत से रोग ऐसे होते हैं जो गंभीर रोग होते हैं, उसके लिए स्पेशलाइजेशन यानी डॉक्टर्स की होनी चाहिए हम सभी मेडिकल कॉलेजेस में, और यहाँ तक अस्पतालों में भी हमने कुछ सीटें दे दी हैं कि जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स वो बनाए जाए ताकि इनकी किसी की कमी ना आए। जहाँ तक डॉक्टर्स का विषय है, आज डॉक्टर्स हमारे जितनी संख्या चाहिए उतने नहीं हैं। हम 2014 में जब सत्ता में आए थे मात्र 750 MBBS के एडमिशन होते थे, मेडिकल कॉलेज बहुत कम थे। हमने उसी समय कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, और मुझे खुशी है बताते हुए कि पिछले इस बजट सत्र में 4 स्थान बचते थे, चारों जिलों में भी हमने मेडिकल कॉलेज अनाउंस कर दिए हैं। 2025 तक हर जिले में मेडिकल कॉलेज ये बनकर तैयार हो जाएगा, और जो 700 2014 में सीटें थी, आज जो 1750 मेडिकल कॉलेज के जो छात्र MBBS के उनका एडमिशन होता है, और 2025 तक ये संख्या 3050 हो जाएगी। अर्थात हर वर्ष 3050 डॉक्टर्स ये हरियाणा में बनकर के तैयार होंगे। जो हरियाणा में काम करना चाहेंगे हरियाणा में करेंगे। आज डॉक्टर्स की जरूरत हर प्रदेश में है, देश में, दुनिया में, सब जगह है। कुछ डॉक्टर्स पढ़ाई करने के बाद विदेशों में जाना चाहते हैं। हम कहते हैं हमारे पास योग्यता की कमी नहीं है, योग्य डॉक्टर्स हम बनाएंगे, जिसकी जहां जरूरत होगी वहां रखेंगे। और अब तो सरकारी डॉक्टर जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं उनके लिए भी हमने कंडीशन लगाई है 6 साल अथवा 7 साल है शायद, 7 साल तक उनको हरियाणा सरकार की ही नौकरी करनी होगी, ताकि वो जल्दी छोड़ करके बाहर ना जाए। हमारे डॉक्टर्स की संख्या आज प्राइवेट और सरकारी मात्र 13,000 है, जबकि हमको 1,000 आबादी पर एक डॉक्टर अगर चाहिए तो ये हमको आज 28,000 डॉक्टर की जरूरत है। तो 13,000 के बाद 15,000 सीटें डॉक्टर्स की और हम बढ़ाएंगे, ताकि कुछ प्राइवेट भी होंगे, सरकारी भी होंगे, सब मिलाकर, ताकि वो जो WHO का पैमाना है कि 10,000 के ऊपर 1,000 के ऊपर एक डॉक्टर, ये अवश्य हम पूरा करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम, जैसा मैंने बजट में भी घोषणा की थी, कि न केवल स्वास्थ्य बल्कि शिक्षा के साथ सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, इस पर भी हम जोर दे रहे हैं, ताकि गरीब परिवार जिसकी आय साल की 1,80,000 है, हमने सबकी मैपिंग करा ली है परिवारों की, किस परिवार की आय कितनी है, तो न्यूनतम 1,80 के परिवार के जो BPL के लोग हैं, इन सब को सब सुविधाएं मुफ्त में मिलेंगी। किसी से कोई चार्ज नहीं किया जाएगा, किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सुरक्षा, कोई भी प्रकार। यहां तक बहुत से प्रकार के बीमा की योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना। इसमें योजना के अंदर हर व्यक्ति को बीमा कराते हुए अपने पास से कुछ प्रीमियम देना पड़ता है। हमने इन लोगों के लिए वो भी फ्री कर दिया कि प्रीमियम वो नहीं देंगे, हरियाणा सरकार आपका प्रीमियम भरेगी। 1 साल में 6,000 रुपए का प्रीमियम इन योजनाओं के लिए, इन गरीब परिवारों के लिए हमने तय कर दिया है। मित्रों, हम ऐसी योजनाएं जो वेलफेयर की, जो लोगों की भलाई की ऐसी योजनाएं हैं, इनको लागू करेंगे। और रोजगार के नाते जो बेरोजगार है, सरकारी नौकरी तो बहुत कम है, ज्यादा नहीं मिलती है, 15-20 हजार सरकारी नौकरियां साल में निकलती हैं, लेकिन 2 लाख लोगों को हर साल काम चाहिए। तो ये जो 1,80,000 लोग हैं, इनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए स्किलिंग कराएंगे, लोन देने की अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको लोन भी दिलाएंगे, इनको सब्सिडी दिलाएंगे, ग्रांट दिलाएंगे, ताकि अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। प्रधानमंत्री जी की पॉलिसी है स्टैंड अप पॉलिसी, लोगों को खड़ा करो। लेकिन एक दुर्भाग्य इस इलाके का एक ऐसा बना है,
एक नेता ऐसा खड़ा हो गया है जो कहता है नहीं नहीं नहीं, स्टैंड ऑफ पॉलिसी नहीं बनानी। क्या कहता है? बैठ जाओ, बैठे बैठे खाओ। सिट डाउन पॉलिसी बनाई है उसने। सिट डाउन पॉलिसी, बैठे रहो, मुफ्त में देंगे, ये मुफ्त देंगे, वो मुफ्त देंगे, ये मुफ्त देंगे। मुफ्त की आदत लोगों को लगाना, आप क्या समझते हैं ये उचित है? क्या ये उचित है? हमारी स्टैंड अप पॉलिसी में विश्वास है या सिट डाउन पॉलिसी में विश्वास है? कौन सी पॉलिसी? कौन सी पॉलिसी? लोगों को खड़ा करो, लोगों को रोजगार दो, अपने पैरों पर खड़े होंगे, स्वाभिमान बढ़ेगा, स्वावलंबन होगा उनका, अपने पैरों पर खड़े होंगे, लोग सीना चौड़ा करके जिएंगे। इसलिए मित्रों, ये एक बहुत बड़ी बीमारी इस इलाके में फैलने के लिए अपने पैर पसारे बैठी है। पंजाब में उन्होंने फैलाए, दिल्ली में फैलाए, लेकिन वहां लोग खुश नहीं हैं। ये सब घोषणा बहुत की करते हैं, 2 महीने बाद कहते हैं हम क्या करें जी, हमारा तो फंड ही ज्यादा नहीं देता है। अभी दिल्ली का कल का मैं समाचार पढ़ रहा था कि बिजली उसी को मुफ्त देंगे जो डिमांड करेगा। अरे भाई, डिमांड तो सब करते हैं, लेकिन आप डिमांड करने का अवसर ही क्यों दो? उनको पैरों पर खड़ा करो। उनको कमाने के लिए न्यूनतम हर परिवार की आय 1,80,000 का पैमाना हमने किया है। हम 1,80,000 हर किसी परिवार की करेंगे, चाहे रेडी वाला है, तो चाहे वो खोमचे वाला है, चाहे रिक्शा वाला है, चाहे मजदूर है। 15,000 रुपये महीना किसी की इनकम कम है, उसका हाथ हम पकड़ेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करना ही हमारा दायित्व है, हम जरूर करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं आप सब लोगों को कि इस प्रकार की एक सुंदर व्यवस्था यहां खड़ी की गई है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी के प्रयत्नों से ये सब हो रहा है, और कोई भी काम किसी प्रकार का प्रोजेक्ट बना के लाएंगे। मित्रों, बजट की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री के साथ साथ मैं फाइनेंस मिनिस्टर भी हूं, वित्त मंत्री भी हूं। हमारा बजट इतना ज्यादा है कि हमने रखा हुआ है, आपकी आवश्यकता हम मंजूर करेंगे, समस्या आप लाइए, समाधान हम करेंगे, ये हमारा वायदा है। मित्रों, आज मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आज के इस बड़े एक अच्छे एक सुंदर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करके हमको ये जनता को सौंपा है। मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जी खोलकर तालियां बजा सकते हैं ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री के लिए। उनकी संवेदनाएं और उनकी सोच प्रदेश के समाज के उस वर्ग के लिए जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, जिनको ज़रूरत है, और उनके साथ खड़े हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी। उनके साथ खड़ी है हरियाणा सरकार। बहुत बहुत आभार सर आपका, आपके कुशल नेतृत्व के लिए, आपके स्नेह के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए। देव सज्जनों, आज ये उत्साह और ये उमंग, उसमें हम सब इस बात को जानते हैं कि आज आदरणीय जेपी नड्डा साहब का यहाँ आगमन हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। उनकी सोच और उनके प्रयास से ये सौगात जो यहाँ मिली है प्रदेश को, अंबाला को, और मुझे लगता है कि अलग अलग प्रदेशों के लोग भी जो इसका लाभ लेंगे उन सबके लिए उपहार है। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा साहब सरकार में रहे या संगठन में, उन्होंने अपनी संवेदनाओं से, अपनी सक्रियता से, अपने समर्पण से हर क्षेत्र को एक नई ऊंचाई दी है। आज उनकी उपस्थिति हमें गौरव के भाव से भर रही है। करतल ध्वनि के साथ आइए हम निवेदन करें माननीय श्री जेपी नड्डा साहब से, तालियों में आपकी कमी नहीं होनी चाहिए। यह सम्मान का अवसर है हम सबकी तरफ से, और अवसर है जब माननीय श्री जेपी नड्डा साहब का शुभ संदेश हम सुने, उनके उद्बोधन से हम प्रेरित हों। श्री जेपी नड्डा जी। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हरियाणा प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री अनिल विज जी, हमारे प्रदेश के जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष सम्माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे सामाजिक न्याय और पर्यावरण के मंत्री ओपी यादव जी, हमारे कमलेश ढांडा जी, श्रीमती कमलेश ढांडा जी, महिला और बाल विकास मंत्री हरियाणा, हमारे जेपी दलाल जी, कृषि मंत्री, हमारे संदीप सिंह जी जो खेल और युवा के मंत्री हैं,
और हमारे कंवरपाल जी शिक्षा मंत्री, हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय सांसद, पूर्व में मंत्री और मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री रतनलाल कटारिया जी, हमारे सांसद कुरुक्षेत्र के नायब सैनी जी, श्री डीपी वत्स जी, हमारे सांसद राज्यसभा में मेरे साथी श्री असीम गोयल जी, विधायक अंबाला श्री रविंद्र राजू जी संगठन मंत्री, और श्री राजेश बटोरा जी जिला के अध्यक्ष, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे अंबाला नगरी में अटल कैंसर केयर सेंटर का श्री गणेश करने का सौभाग्य मिला। अनिल विज जी का बहुत दिनों से आग्रह था कि मैं इस कार्यक्रम में आऊं। मैंने इनसे निवेदन भी किया कि मैं आजकल पार्टी की जिम्मेवारी में हूं, सरकार में नहीं हूं। इनका कहना था कि नहीं, आपका आना आवश्यक है, क्योंकि इस अटल कैंसर सेंटर के शुरुआती दौर का कार्य ये आपके ही द्वारा हुआ था, तो इसका पूर्ण भी होना आपके द्वारा होना चाहिए, तो आप जरूर आए। ऐसे अनिल विज जी को मैं धन्यवाद भी देता हूं, और हम सब जानते हैं इनके व्यक्तित्व में दृढ़ता होती है, वह दृढ़ता हर मामले में दिखती है। तो उसी दृढ़ता के आगे मैं भी इनके निवेदन को स्वीकार किया और मैं यहां आया। आप सब लोगों ने जो गर्मजोशी से स्वागत किया है, इसके लिए आपका मैं हार्दिक धन्यवादी हूं। मित्रों, अभी हमारे खट्टर जी ने और अनिल विज जी ने आपको डिटेल में बताया कि ये जो कैंसर टर्शरी केयर सेंटर है, ये लगभग 72 करोड़ की लागत से बना है। ये 72 करोड़ तो स्पेसिफाइड है, लेकिन इससे ज्यादा इसमें लागत लगी है, और यह आज आपको समर्पित हुआ है। यह भी बताया गया कि इसमें मॉड्यूलर ओटीज होंगे, ऑपरेशन थिएटर होगा। ये मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ये लैस है, और जो यहाँ पर जो मशीनें लगाई गई हैं, वह लगभग ये कहा जा सकता है कि पीजीआई चंडीगढ़ के बाद उत्तर भारत में यह मशीन मोस्ट मॉडर्न मशीन यहाँ लगाई गई है, यह हम आपको बता सकते हैं। और इसका लाभ उत्तराखंड को भी होगा, हरियाणा तो होगा ही, पंजाब को भी होगा। इसका फायदा चंडीगढ़ के लोग भी लेंगे और उत्तर प्रदेश की भी लोग ले सकेंगे, ऐसी स्थिति रहेगी। इसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी भी है, यानी मेडिकली ट्रीट करने का भी व्यवस्था है, सर्जिकल भी है, और रेडिएशन के माध्यम से भी यह कैंसर सेंटर जो है, वो वैसे भगवान किसी को ये बीमारी न लगाए, लेकिन अगर किसी को होती है तो उसको तीनों तरीके से इलाज किया जा सकता है, सर्जरी से भी, मेडिसिन से भी, और उसको रेडिएशन के माध्यम भी, तीनों माध्यम से, यानी कैंसर का इलाज संपूर्ण होने की व्यवस्था यहां पर है। और आज इसका श्री गणेश हुआ है, इसके लिए मैं आपको भी अनिल विज जी को बधाई देता हूं, और हमारे मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, जिनके सकल सहयोग से, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन से ये पूरा हो पाया है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। मित्रों, आपको जानकर के खुशी होगी कि हरियाणा के तरफ भारत सरकार का विशेष आग्रह भी रहा है और विशेष तरीके से देखने का नजरिया भी रहा है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि देश का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर वह भी हरियाणा में स्थापित हुआ है, झज्जर स्थान पर। और मुझे याद है कि मैं जब स्वास्थ्य मंत्री था तो उसका श्री गणेश, उसका शिलान्यास किया था। लगभग 2035 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ यह
710 बिस्तरों का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, तो वह भी हरियाणा में चल रहा है और उसको बनाया गया है। उसी तरीके से अभी भारत सरकार ने बहुत सी स्कीम्स ली हैं। एक स्कीम है जिसमें हम पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग कर रहे हैं और 30 साल की उम्र में ये जो नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज है, इस प्रोग्राम के तहत 30 साल की उम्र में अर्ली डिटेक्शन के लिए हम प्रावधान कर रहे हैं, ताकि किसी को कैंसर किसी का 3rd स्टेज और 4th स्टेज में ना पकड़ाए, शुरू में ही पता चल जाए और उसका इलाज शुरू हो सके। इस बात को हम लोगों ने करने का प्रयास किया है और मुझे खुशी है कि मनोहर जी ने अभी भी घोषणाएं की कि हम कैंसर के इलाज के लिए और कैंसर पीड़ित व्यक्ति के लिए 2,500 हज़ार रुपये उसको महीने का देंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने जो ट्रैवलिंग फ्री की है कैंसर के पेशेंट्स की, ये बहुत बड़ी मदद है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बात करूं, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम हुए हैं, जो ये मैंने कहा कि 30 साल की उम्र में हम सबका चेकअप कराएंगे, कैंसर है कि नहीं है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है कि नहीं है, तो इसके लिए हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं। 1.5 लाख देश में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन रहे हैं। 2018 में बीजापुर छत्तीसगढ़ में इसका प्रारंभ किया था और आज मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि 1,18,000 वेलनेस सेंटर बन चुके हैं और वह कार्यरत हुए हैं। और हरियाणा में भी 1147 हेल्थ और वेलनेस सेंटर यह बन करके तैयार हुए हैं और उसके माध्यम से आपकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने की व्यवस्था की गई है। उसमें ओरल यानी मुंह से जुड़े हुए विषय, आंख, नाक, इन सब की भी स्क्रीनिंग होगी, ताकि आपको कोई इस तरीके का कैंसर भी होता है तो वह भी पता चले, और किस्म की बीमारी होती है तो वह भी पता चले, उसकी कोशिश यहां पर चल रही है। अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री और हमारे साथी अनिल विज जी ने बताया कि हमने ऑक्सीजन के लिए रिकॉर्ड टाइम में काम किया है। आज हरियाणा ऑक्सीजन में, और हरियाणा ही नहीं देश ऑक्सीजन के दृष्टि से सेल्फ सफिशिएंट हो गया है। और आपको जानकर के खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में 112 दिन में 2,500 PSA प्लांट्स लगे हैं, यह भी हमको याद रखना चाहिए। और जिसमें से प्रधानमंत्री केयर यूनिट के तहत लगभग 1183 PSA प्लांट्स लगे हैं और आज भारत में 3,324 टन ऑक्सीजन यह निर्मित हो रहा है, ताकि कोई भी पेशेंट ऑक्सीजन के बगैर कोई दिक्कत ना आए, ऑक्सीजन उसको मिले, इसकी व्यवस्था की गई है। और कितने दिनों में की गई है? 112 दिन में। यह भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, मैं यहां पर आपको एक बात और बताना चाहता हूं, लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी। एक स्वास्थ्य के दृष्टि से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, उसका नाम है अमृत। अफोर्डेबल, ए फॉर अफोर्डेबल, एम फॉर मेडिकल, आर फॉर री इम्प्लांटमेंट, और उसके साथ साथ हमारे रिलायबल इम्प्लांटमेंट ट्रीटमेंट अमृत। इसके तहत एक योजना चल रही है, जिस योजना के तहत चाहे वो अप्लायंस खरीदना हो, चाहे वो कोई बाहर से कोई इम्प्लांट लगना हो शरीर में, या फिर दवाई हो, यह कम से कम 50% कम दाम पर देने की व्यवस्था भारत सरकार ने की है। और यह लगभग, आपको जानकर के खुशी होगी कि इसमें लगभग 225 ऐसे सेंटर्स हैं और हरियाणा में भी 5 सेंटर हैं। और यह कार्यक्रम 2015 से शुरू हुआ है और इसमें अभी तक 2,93,00,000 पेशेंट ने लाभ उठा लिया है, यानी लगभग 3 करोड़ पेशेंट ने लाभ उठाया है। और 4,512 करोड़ रुपए की दवाई उन्होंने 2,324 करोड़ रुपए में खरीदी है। इतना फर्क पड़ा है, यानी लगभग 2,000 से ज्यादा करोड़ रुपए की दवाई
लोगों को बचत हुई है, खर्च कर नहीं हुआ है उनका, यह भी हमको याद रखना चाहिए। यह आंकड़े मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि एक देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और उस परिवर्तन से अपने आप को जोड़ा है। आप देखिए, जब तक अटल जी की सरकार नहीं आई तब तक एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज होता था देश में, एक। जब अटल जी की सरकार आई तो 6 मेडिकल कॉलेज बने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। एक पटना में बना, एक भुवनेश्वर में बना, एक भोपाल में बना, एक रायपुर में बना, एक ऋषिकेश में बना, एक जोधपुर में बना। और उसके बाद फिर सन्नाटा छा गया, कोई एम्स नहीं बना। पूरे 10 साल यूपीए की सरकार रही। लेकिन जब मोदी जी की सरकार आई तो फिर से 16 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन रहे हैं और बने हैं। इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। और आपको जान करके खुशी होगी कि एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हमने हरियाणा को भी मंजूर किया है और मनेठी में इसके जमीन मिलने की बात है, वो जमीन मिल रही है और जमीन दे दी गई है। बहुत जल्द प्रधानमंत्री जी आकर के उसका शिलान्यास करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। ये हमको हरियाणा को मिलने वाला है। इस तरीके से मित्रों, बहुत से कार्यक्रम हम लोगों ने उठाए हैं, जिन कार्यक्रमों के माध्यम से हम चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं और उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, अभी चर्चा हुई, भाई जरा बैठ जाएंगे। अभी चर्चा हुई, मैं बैठा बैठा सुन रहा था। पहले मैंने अनिल विज जी को सुना, बाद में मैंने हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को सुना। आपने एक विषय ध्यान में आपके आया होगा कि दोनों ही नेताओं ने आपके सामने छाती ठोककर अपना रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा है। आप किसी और पार्टी के नेता से यह आशा कर सकते हो क्या? कभी आपको किसी और ने रिपोर्ट कार्ड दिखाया क्या? कभी कोई ये आकर के बताता है कि मैंने ये किया है, जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे। ये हमारी ताकत है, ये हमारी। ये मोदी जी के नेतृत्व में भारत की भारतीय जनता पार्टी की बदलाव और संस्कृति का परिचायक है। भारत की राजनीति बदल गई है। आप पहले के भाषण उठा के किसी नेता का सुनिए, ये इलाका ऐसा है, वो इलाका ऐसा है, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, भाई भतीजा नाम के नाम पर, परिवार के नाम पर। क्या इसी नाम पर राजनीति करते थे कि नहीं करते थे? करते थे कि नहीं करते थे? कोई नेता यहां आता था तो भाषण में कहीं ना कहीं जाति का उल्लेख जरूर करता था। कोई नेता आता था तो वह संप्रदाय का उल्लेख जरूर करता था। लेकिन आज हमारी संस्कृति मोदी जी के नेतृत्व में बदली है और देश की बदली है। अब नेता आता है तो रिपोर्ट कार्ड रखता है, और कोई दूसरी पार्टी का नेता आता है तो उसको भी यह कहना पड़ता है कि हम भी प्रयास करेंगे। अभी तक प्रयास नहीं हुआ था, 70 साल बीत गए, कोई प्रयास नहीं। अनिल विज बता रहे थे कि पंजाब हरियाणा का जब विभाजन हुआ था तब जहां अंबाला खड़ा था, उसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ था। उसको अनिल विज का इंतजार करना पड़ा, मनोहर लाल खट्टर जी का इंतजार करना पड़ा, कमल के निशान का इंतजार करना पड़ा। यह बात हमको समझनी चाहिए और इसलिए यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग काम करने वाले हैं उनको काम दो और जो आराम करने वाले हैं उनको आराम दो। इसकी भी हमको चिंता करनी चाहिए। मित्रों, यह प्रो रिस्पॉन्सिव और प्रो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपके सामने इसको शब्दों में बयान करता हूं। देखिए, अब हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि देश बदल रहा है, तो हमारे विरोधी कई बार बोलते हैं क्या बदल रहा है, क्या बदल रहा है, क्या बदल रहा है। मैंने कहा सबसे पहले तो तुम बेरोजगार हो गए, ये तो बदल ही गया। लेकिन बदला क्या? एक समय देश हमारा मांगने वाला था, मांगने वाला था। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश देने वाला बन गया है। इसको भी हमको समझना चाहिए।
और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आंकड़ों सहित मैं बताना चाहता हूं, चिकन पॉक्स की दवा भारत में आने में, जब ये दवा बनी तब से लेकर भारत पहुंचने में इसको 10 साल लगे। बीसीजी की वैक्सीन, इसको भारत में आने में 27 साल लगे। ये पोलियो की वैक्सीन, जो हम आज पोलियो मुक्त हो गए हैं ना, ये पोलियो की वैक्सीन को भारत में आने में 30 साल लगे, 30 साल। और ये हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दवा, इसको भारत में आने में 37 साल लगे। और ये टेटनस की दवा भारत में 38 साल लगे भारत में आने में। यानी 38 साल हम टेटनस से मरते रहे। मंगाना पड़ता था तो कुछ अमीर लोग होते थे, वो विदेश से मंगवाते थे और तब टेटनस का इंजेक्शन लगवाते थे, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी। 38 साल लग गए भारत में वो यह दवा आने में। मीजल्स की दवा आने में 22 साल लगे भारत में। और जापानी बुखार को दवा आने में पूरे सेंचुरी लगा, 100 साल। 1906 में जापान में इंजेक्शन बना था। 2006 में जब योगी जी गोरखपुर से सांसद बने, तब जाकर के ये दवा यहां पर आई। इसको भी हमको ध्यान रखना है। और कोरोना जनवरी 2020 को आया, अप्रैल में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन मोदी जी ने देश को दिया। ये हमको याद रखना है। ये है बदलता देश। अब हम लेने वाले नहीं हैं, देने वाले हैं। और आप लोग बैठे हैं ना, ये आप बताओ, अमेरिका का जो बाइडेन साहब मास्क लगा के आते हैं कि नहीं आते हैं? अभी भी बाकी लोग आते हैं तो मास्क लगा के आते हैं कि नहीं आते हैं? अभी भी उनकी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होने के बावजूद उनका देश कोरोना के सामने अपने आप को लाचार महसूस करता रहा और लड़खड़ाता रहा। और मोदी जी ने हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कम होने के बावजूद भी 130 करोड़ के देश को कोरोना से बचा लिया। इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। अब आप देखिए, बड़े नजदीक बैठे हैं आप लोग और कोई मास्क नहीं लगा के बैठा है। ये सुरक्षा कवच किसने दिया? ये 190 करोड़ इंजेक्शन लगे, 190 करोड़ लग चुके। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम और सबसे तीव्र गति से चलने वाला प्रोग्राम वो भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मोदी जी के नेतृत्व में करके दिखाया है। ये 190 करोड़ वैक्सीनेशन ये छोटी घटना है क्या? एक दिन में 2.5 करोड़ लगे इंजेक्शन, एक दिन में। मैं स्वास्थ्य विभाग को सलाम करता हूं, अपने डॉक्टरों को सलाम करता हूं, अपने हेल्थ वर्कर को सलाम करता हूं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके दुनिया में भारत को 130 करोड़ की जनता को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बात के लिए मैं उनको बधाई देता हूं। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। कहां है छोटा बंगाल हिमाचल का? कहां है महाराष्ट्र का गढ़चिरौली? कहां है छत्तीसगढ़ का बस्तर? कहां है वो लाहौल स्पीति का शोंग? और कहां है ये दूर दराज के गांव, छोटा बंगाल, बड़ा बंगाल? कहीं जहाज पर, कहीं पानी में, कहीं पैदल चल के, कहीं खड्डों से होते हुए इंजेक्शन को बचाकर। और इंजेक्शन समझ लीजिएगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही रखा जाता है। उससे अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा तो इंजेक्शन का रंग बदल जाएगा, वो इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है। ऐसे में 190 करोड़ बार इंजेक्शन देने का काम स्वास्थ्य मंत्रालय ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है। यह हमको समझना चाहिए। और इसलिए जब मैं इन सारी चीजों की, और यह भी सुन लीजिए, भारत ने 100 देशों को 18.5 करोड़ वैक्सीन मैत्रेयी में दी है। 18.5 करोड़। और इसमें से 48 देश ऐसे हैं
जिनको 1,43,00,000 इंजेक्शन भारत ने मैत्री वैक्सीन मैत्री के तहत मुफ्त में एड के रूप में दिया है, उन देशों को यह भी हमको याद रखना चाहिए। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज देश किस तरीके से बदल रहा है। एक जवाबदेह सरकार बनी है और एक जवाबदेह सरकार किस तरीके से काम करती है वह आपके सामने मैं रख रहा हूं उसकी तस्वीर। अभी ये यूक्रेन का विषय है। कोई देश है जो अपने लोगों को वहां से लेकर के आया? कोई देश दुनिया में कोई है? कोई अमेरिका लेके आया क्या? ऑस्ट्रेलिया लेके आया क्या? कनाडा लेके आया क्या? कोई देश पाकिस्तान लेके आया क्या? बांग्लादेश लेके आया क्या? ये भारत देश है जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 महीने के अंदर 23,000 बच्चों को सकुशल वहां से निकाल करके यहां लेकर के आए। और बताइए उन्होंने पुतिन से बात की थी कि नहीं की थी? मोदी जी ने ज़ेलेंस्की से बात की थी कि नहीं की थी? युद्ध रुकाया था कि नहीं रुकाया था? अपने लोगों को निकाला कि नहीं निकाला? यहां तक कि दूसरे देश के लोग भी भारत का तिरंगा लेकर के निकल करके आ गए। यह भी हमको समझना चाहिए। और आपके हरियाणा के भी लगभग 1700 बच्चे हैं जिनको सकुशल लाने का काम हम लोगों ने किया, हमारी सरकार ने, मोदी जी ने किया। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप बताइए 80 करोड़ लोगों को मार्च महीने से राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है मुफ्त का? 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है कि मोदी जी ने कोरोना के साथ साथ आर्थिक विषयों को भी एड्रेस किया है और आर्थिक दृष्टि से भी इन सब चीजों की चिंता की है। यह मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि जो नीति मोदी जी ने लागू की है अन्य देश भी उसी को लागू करेंगे तो अच्छा रहेगा। और आपको एक खुशखबरी दे दूं, पिछले 2 साल में अति गरीबी की रेखा 1% से कम मोदी जी ने रखी है और 12% लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा दिया है। यह भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का रिकॉर्ड है। यह भी हमको ध्यान रखना है। मित्रों, मैं बातें तो बहुत कर सकता हूं, लेकिन अभी सिर्फ आपके सामने कुछ विषयों को इसलिए रख रहा था क्योंकि एक बहुत जवाबदेह और रिस्पॉन्सिबल सरकार किस तरीके से काम कर रही है उसका एक उदाहरण है। अब देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आप बताइए 11 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए देकर के 6,000 रुपए दिया कि नहीं दिया? और उसमें हमारे मनोहर लाल जी ने 4,000 रुपए का टॉपअप डाला कि नहीं डाला? 10,000 रुपए किसान को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? आप बताइए, कभी किसान को 10,000 रुपए मिला था क्या? कभी किसी सरकार ने? ये बड़े किसान नेता दावा करने वाले जितने भी लोग हैं अपने आप को किसान नेता कहते हैं। जो काम नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए किया वो किसी ने नहीं किया है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपके यहां, तो आपके यहां लगभग 1,80,000 किसान हैं जिनको ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का काम किया गया है। अभी हम अंत्योदय, अभी मैं अगर अंत्योदय की बात करूं तो देखिए अंत्योदय में भी क्या हुआ। अंत्योदय नहीं, आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान भारत में भी क्या हुआ? अगर हमने गरीबों को 5 लाख रुपए सालाना मोदी जी ने दिया तो खट्टर जी उसमें भी पीछे नहीं रहे, अनिल विज उसमें भी पीछे नहीं रहे। इन्होंने भी कहा कि जिसकी आमदनी 1,80,000 सालाना से कम है उसको हम भी देंगे और उसको साथ में जोड़ लिया। ये एक सोच के साथ काम करने वाली सरकार है, इसको हमको समझना है। और जो कार्यक्रम आपने शुरू किए हैं, फिर चाहे वो महिला समृद्धि योजना है, माइक्रो क्रेडिट स्कीम है, स्मॉल बिजनेस प्लान है, एजुकेशन की स्कॉलरशिप है, विमेन एम्पावरमेंट है, मेरा परिवार मेरी पहचान योजना है, मेरा पानी मेरी विरासत ये योजना है, ये सारी योजनाएं। और सबसे बड़ा बात है कि हरियाणा का डिजिटल योजना, जिस डिजिटल योजना में भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त किया है
और सरकार की 485 स्कीमें 37 विभागों की डिजिटली कर दी गई हैं और कोई बीच में बिचौलिया नहीं है। वो सीधे मनोहर लाल जी और अनिल विज का कार्यक्रम जनता तक जा रहा है, इसको भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी सरकार, जब मैं कहता हूं ये जवाबदेह सरकार है, काम करने वाली सरकार है, लोगों का आंसू पोंछने वाली सरकार है, लोगों को राहत देने वाली सरकार है। ये गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इनके लिए काम करने वाली सरकार है। और फिर मैंने अपने शब्दों में आपको बयां करके बताया है कि कैसे हम दलितों के लिए काम कर रहे हैं, कैसे हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, कैसे हम सबका साथ सबका विकास की योजना को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अभी अभी हमारे विज जी ने कहा 2 काम छूट गए, वो भी मैं पूरा करूंगा। विज जी, आपका स्वास्थ्य बना रहे, 2 नहीं कई काम आपने पूरे करने हैं और आपको उसमें पूरा मिलेगा, आप करेंगे। और मनोहर जी जिस तरीके से दिन रात काम कर रहे हैं और जो दरिया दिली आपकी है, आप सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, ये काम को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, इसको पूरा हम करेंगे और इसको आगे ले जाने में कोई कसर हरियाणा की सरकार नहीं करेगी। हमारे मनोहर जी हमेशा नए नए कार्यक्रम सोचते रहते हैं। आज भी उन्होंने 2 कार्यक्रमों का यहां पर ऐलान कर दिया, 2,500 हजार रुपए देने का तय कर दिया। यानी ये मर्म है, उनके ध्यान में आया कि 3rd और 4th ग्रेड के पेशेंट, डिग्री के पेशेंट को, स्टेज के पेशेंट को कोई ना कोई आर्थिक सहायता होनी चाहिए और उन्होंने घोषणा कर दी। ये रिस्पॉन्सिव सरकार है, ये जवाबदेह सरकार है, ये तुरंत सोच करके काम करने वाली सरकार है, इसको हमको समझना होगा। और अभी वहां पर चर्चा हो रही थी, हमारे अनिल विज साहब कह रहे थे कि ऐसा कहीं पर नहीं है, ऐसा कहीं पर नहीं है। मैंने कहा तो अनिल विज भी कहीं पर नहीं है, वो भी यहीं अंबाला में है। तो आज मुझे ये उत्तर भारत का कैंसर का बहुत बड़ा सेंटर के रूप में जो आपका विकसित हुआ, एक स्टेट के माध्यम से आपने किया, लेकिन ये बहुत बड़ा कार्यक्रम और बहुत मामलों में ये पहला है, तो इसके लिए मैं बधाई देता हूं अनिल विज जी की सोच के लिए, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के लिए, और हमारे कपूर साहब जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, जिनका इसमें उसको पूरा करने में हर छोटी बारीकियों को उन्होंने पूरा किया है, उनको भी मैं और उनके माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने इतनी गर्मी में मुझे सुनने का जो हिम्मत जुटाई, इसके लिए आपका भी मैं धन्यवादी हूं, क्योंकि हमारे पीछे तो पंखा लगा है,